आज हम बात करने वाले हैं मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री के एक सबसे ड्रामेटिक और फ्रैंकली सबसे वायलेंट पॉलिटिकल पैराडॉक्स की। वेस्ट बंगाल, एक ऐसी स्टेट जहां पहले 34 साल तक लाल झंडे यानी सीपीआईएम का एक आयरन ग्रिप रहा और फिर आई टीएमसी की ग्रीन वेव, जिसने लिटरली पूरे लैंडस्केप को बदल कर रख दिया। ये कहानी सिर्फ पावर की नहीं है, ये कहानी है टूटे हुए वादों की और एक स्टेट के अपने अस्तित्व की लड़ाई की। इस एक्सप्लेनर में हम डीपली एनालाइज करेंगे इस पूरे कॉन्फ्लिक्ट को। तो सीधे उस सबसे बड़े सवाल पर आते हैं। 34 साल लंबा लेफ्ट का रूल हो या फिर टीएमसी का ये नया चेंज एरा, बंगाल का आखिर असली विलन था कौन? किसने एक्चुअली इस स्टेट की डेवलपमेंट को बर्बाद किया? किस पार्टी ने वायलेंस और करप्शन को एक एक्सेप्टेड पॉलिटिकल कल्चर बना दिया? आज हम किसी नैरेटिव में नहीं फंसेंगे, हम सिर्फ और सिर्फ फैक्ट्स, हिस्ट्री और ग्राउंड रियलिटी के बेसिस पर एक बिल्कुल ऑब्जेक्टिव एनालिसिस करेंगे। सेक्शन 1, बंगाल्स डार्क पॉलिटिकल रियलिटी। इमेजिन कीजिए, एक तरफ था 34 साल का लगातार लेफ्ट फ्रंट रूल। इंडियन डेमोक्रेसी की हिस्ट्री में पॉलिटिकल डोमिनेंस का ऐसा लेवल आपको शायद ही कहीं और देखने को मिलेगा। और ठीक इसके सामने खड़ा था एक बहुत ही पावरफुल, डीपली इमोशनल नारा, माँ माती मनुष्य, यानी मदर लैंड एंड पीपल। ये सिर्फ एक इलेक्शन कैंपेन नहीं था दोस्तों, ये एक मैसिव इमोशनल मूवमेंट था जिसने टीएमसी को आखिरकार पावर में लाकर खड़ा कर दिया। Section 2, the 34-year Red Rule. चलिए थोड़ा पीछे चलते हैं। 1977 जब लेफ्ट फ्रंट ने गवर्नमेंट बनाई, तब स्टेट का हाल काफ़ी ख़राब था। बेरोजगारी, डीप इनइक्वालिटी और एक बेहद वीक कांग्रेस पार्टी थी वहाँ। आम लोगों को पुराने लैंडलॉर्ड सिस्टम से बिल्कुल नफरत हो चुकी थी। तो 1980s में गवर्नमेंट ने एक मास्टर स्ट्रोक खेला, ऑपरेशन बरगा। ये एक मैसिवली सक्सेसफुल लैंड रिफॉर्म था जिसने सीधा किसानों को फायदा पहुंचाया और रूरल बंगाल में उनका एक आयरन क्लैड सपोर्ट बेस तैयार कर दिया। उस वक्त लोगों को सच में लगा था कि बंगाल अब सोशलिस्ट डेवलपमेंट का एक मॉडल बनेगा। कोलकाता तो लिटरली इंटेलेक्चुअल कल्चर का सेंटर बन गया था। लेकिन 90s आते आते चीजें बदलने लगी। जो सिस्टम डेमोक्रेसी से शुरू हुआ था वो धीरे धीरे एक रिजिड कैडरे बेस्ड कंट्रोल सिस्टम में तब्दील हो गया। अब यहाँ एक बहुत बड़ा पैराडॉक्स है। सवाल ये उठता है कि अगर सीटीआईएम इतनी पावरफुल थी तो बंगाल इकोनॉमी में इतना पीछे क्यों छूट गया? किसी जमाने में कोलकाता इंडिया का इंडस्ट्रियल हब हुआ करता था, लेकिन लेफ्ट के रूल के दौरान अग्रेसिव ट्रेड यूनियंस और लगातार होने वाली स्ट्राइक्स के डर से बिजनेसेस लिटरली वहां से भागने लगे। लेबर पॉलिटिक्स इतनी अग्रेसिव हो गई कि लोग इन्वेस्ट करने से डरते थे। नतीजा क्या हुआ? महाराष्ट्र, गुजरात और तमिलनाडु जैसे स्टेट्स इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट में काफी आगे निकल गए और बंगाल पीछे छूट गया। हालांकि स्ट्रिक्टली न्यूट्रल रहते हुए हमें दूसरा साइड भी देखना होगा। लेफ्ट सपोर्टर्स इसका ब्लेम कंप्लीटली अपने ऊपर नहीं लेते। वो कहते हैं कि सेंट्रल गवर्नमेंट की फ्रेट इक्वलाइजेशन पॉलिसी और पार्टीशन के आफ्टर इफेक्ट्स इसके लिए जिम्मेवार थे। उनका आर्ग्यूमेंट ये है कि इकोनॉमी चाहे जो हो, उन्होंने कम से कम गरीबों और वर्कर्स की डिग्निटी तो बचाकर रखी। Section 3, Singor, Nandigram, and Change. 2006, 2007 ये वो टाइम था जब हालात पूरी तरह से हाथ से निकल गए। सीपीआईएम ने जॉब्स क्रिएट करने और बिजनेसेस को वापस लाने के लिए डेस्परेटली इंडस्ट्रियलाइजेशन को पुश करना शुरू किया। उन्होंने सिंगुर में टाटा नानो प्रोजेक्ट लाने की कोशिश की, लेकिन जमीन लेने के इस प्रोसेस पर एक भारी वायलेंट विरोध शुरू हो गया। किसानों का सीधा आरोप था कि उनकी जमीन जबरदस्ती छीनी जा रही है। और उसके ठीक बाद आया नंदीग्राम का भयानक सच। पुलिस की फायरिंग, वायलेंट क्लैशेस और सड़क पर जाती हुई कई जानें। इस वायलेंस की तस्वीरों ने पूरे देश को अंदर तक हिलाकर रख दिया था। इस मैसिव क्राइसिस ने ग्राउंड पर एक भयानक पॉलिटिकल वैक्यूम क्रिएट कर दिया था। और ठीक यहीं एंट्री होती है ममता बनर्जी की। उन्होंने खुद को किसानों और गरीबों की एक लौते असली आवाज के रूप में प्रेजेंट किया और सीपीआईएम को एक एरोगेंट एंटी पीपल रिजीम बनाकर खड़ा कर दिया। उनका दिया गया नारा परिवर्तन यानी चेंज पूरे स्टेट की गलियों में गूंजने लगा। सिंगुर और नंदीग्राम की उस ट्रेजेडी ने बंगाल की पॉलिटिक्स को हमेशा के लिए बदल कर रख दिया। Section 4, The Era of TMC. अब पावर में आने के बाद शुरुआत में कुछ अनडिनायबल सक्सेसेस और पॉजिटिव चेंजेस जरूर दिखे। लोगों को जेन्युइनली लगने लगा था कि परिवर्तन सच में डेवलपमेंट लेकर आएगा। टीएमसी गवर्नमेंट ने आते ही कुछ बेहद पॉपुलर वेलफेयर स्कीम्स लॉन्च की। कन्याश्री प्रोग्राम को तो लिटरली इंटरनेशनल रिकग्निशन मिला। फिर लक्ष्मी भंडार जैसी स्कीम्स आईं, जिन्होंने औरतों को डायरेक्ट फाइनेंशियल सपोर्ट दिया और रूरल कनेक्टिविटी में भी विजिबल इंप्रूवमेंट आई। ममता बनर्जी की इमेज एक बेहद पावरफुल ग्रासरूट्स लीडर की बन गई। एक ऐसी नेता जो सिंपली रहती थी और गांव के आम लोगों से डायरेक्टली कनेक्टेड थी। लेकिन लेफ्ट की तरह ही इस ग्रीन एरा का भी एक डार्क साइड धीरे धीरे सामने आने लगा।
क्रिटिक्स और ऑपोजिशन का सीधा कहना है कि टीएमसी ने एग्जैक्ट उसी वायलेंस और हुलिगनिज्म के कल्चर को प्रैक्टिकली कॉपी पेस्ट कर लिया है। यानी सिर्फ रूलिंग पार्टी का झंडा बदला, लेकिन जो ब्रूटल सिस्टम था वो वही का वही रहा। इलेक्शन क्लैशेस, बूथ वायलेंस और पॉलिटिकल किलिंग्स आज भी बंगाल की एक रेगुलर रियलिटी हैं, खासकर रीसेंट ईयर्स में बीजेपी के राइज के बाद, जब पॉलिटिकल लैंडस्केप और भी ज़्यादा अग्रेसिव हो गया है। क्रिटिक्स का संगीन आरोप है कि कैडर बेस्ड पॉलिटिक्स तो सेम रही, पर अब उसमें मैसिव करप्शन एलिगेशंस भी जुड़ चुके थे, जैसे कोल और कैटल स्मगलिंग रिंग्स। और फिर आता है साल 2022। इस साल टीएमसी की इमेज को अब तक का सबसे बड़ा झटका लगा। ये वो साल था जब इनफेमस टीचर रिक्रूटमेंट स्कैम सामने आया। पूरे देश ने अपने टीवी स्क्रीन्स पर शॉक में देखा जब ईडी और सीबीआई को गवर्नमेंट ऑफिशियल से जुड़े हुए अपार्टमेंट से एक्चुअली कैश के पहाड़ मिले। वो टॉकिंग अबाउट crores of rupees। ये नेशनल हेडलाइंस बन गई और ऑपोजिशन ने इसे गवर्नमेंट के अंदर सिस्टमैटिकली रूटेड करप्शन का डेफिनेटिव प्रूफ बताया। हालांकि अगेन हमें दूसरा पर्सपेक्टिव भी देखना होगा। टीएमसी सपोर्टर्स इस पूरे नैरेटिव को स्ट्रांगली काउंटर करते हैं। उनका मानना है कि बीजेपी इन सेंट्रल एजेंसीज को सिर्फ एक पॉलिटिकल वेपन की तरह यूज कर रही है और वो आज भी अपनी सक्सेसफुल सोशल वेलफेयर प्रोग्राम्स को अपनी सबसे बड़ी जीत मानते हैं। Section 5. Red versus green. A comparison. अब जरा ध्यान से सुनिए। अगर हम बिल्कुल ऑब्जेक्टिवली इन दोनों एराज को साइड बाय साइड रखें तो आप नोटिस करेंगे कि दोनों पर लगने वाले आरोप शॉकिंगली सिमिलर हैं। लेफ्ट फ्रंट पर आइडियोलॉजिकल रिजिडिटी, इंडस्ट्रियल कोलैप्स और ब्रूटल पॉलिटिकल सप्रेशन के आरोप लगते थे। उन्होंने बंगाल को एक कमाल की इंटेलेक्चुअल आइडेंटिटी तो दी, पर इकोनॉमी को सस्टेन नहीं कर पाए। वहीं दूसरी तरफ देखिए, टीएमसी पर पर्सनालिटी सेंट्रिक पॉलिटिक्स, मैसिव करप्शन स्कैम्स और उसी एग्जैक्ट पॉलिटिकल वायलेंस को कंटिन्यू रखने का आरोप है। उन्होंने वेलफेयर के जरिए इमोशनल कनेक्ट जरूर बनाया, पर क्लीन सेफ गवर्नेंस डिलीवर करने में उन्हें भी फेलियर ही मिला। यानी अगर आप ध्यान से देखें तो सिर्फ प्लेयर्स बदल गए, लेकिन इस ग्राउंड लेवल सिस्टम की भयानक सच्चाई आज भी लगभग वही है। Section 6. Who is the real villain? आखिर में सबसे बड़ा पॉइंट ये है कि बंगाल के आम नागरिक एक्चुअली चाहते क्या हैं। उन्हें जॉब्स और एम्प्लॉयमेंट चाहिए, उन्हें एक सेफ वायलेंस फ्री सोसाइटी चाहिए जहां रात को डर ना लगे। वो चाहते हैं कि स्टेट्स में इंडस्ट्रियल इन्वेस्टमेंट वापस आए, लेकिन रियलिटी में उनकी पॉलिटिक्स उन्हें डिलीवर क्या करती है? सिर्फ आइडेंटिटी पॉलिटिक्स, सड़कों पर होने वाले खूनी पावर स्ट्रगल्स और दोनों साइड से एक्सट्रीम पॉलिटिकल लॉयल्टी की डिमांड। वहां की पॉलिटिक्स का पूरा फोकस सिर्फ रिवेंज और एरिया कंट्रोल पर अटका हुआ लगता है, जिससे बेसिक डेवलपमेंट पूरी तरह से पीछे छूट गया है। और दोस्तों, यही सबसे बड़ी वजह है कि बंगाल का टैलेंटेड यूथ आज बेंगलोर, पुणे और दिल्ली माइग्रेट करने पर मजबूर है। तो इस एक्सप्लेनर के एंड में मैं ये बड़ा सवाल आप पर छोड़ता हूं, असली विलन आखिर है कौन? अगर आप सिर्फ उस इकोनॉमिक कोलैप्स को देखें तो आप शायद लेफ्ट को ब्लेम करेंगे। अगर आप रीसेंट करप्शन और वायलेंस को देखें तो आप ऑब्वियसली टीएमसी को पॉइंट करेंगे। लेकिन थोड़ा और डीप सोचिए, क्या ये हो सकता है कि असली विलन कोई स्पेसिफिक पॉलिटिकल पार्टी है ही नहीं, बल्कि बंगाल का डीप रूटेड पॉलिटिकल कल्चर खुद ही सबसे बड़ा प्रॉब्लम है? एक ऐसा साइक्लिकल पॉलिटिकल एक्सट्रीमिज्म जहां ऑपोजिशन को सिर्फ राइवल नहीं बल्कि दुश्मन माना जाता है और जहां पावर को हमेशा आम लोगों की जिंदगी से ऊपर रखा जाता है। आपका इस बारे में क्या सोचना है? इस ट्रेजेडी का असल जिम्मेवार आप किसे मानते हैं? इस बारे में सोचिए जरूर और अपने आसपास के सभी पॉलिटिकल नैरेटिव्स को हमेशा डीपली क्वेश्चन करते रहिए।